गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार राय और अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं आईपीसी की सीरीज चल रही है, तो ये टॉपिक भी आईपीसी का ही होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड को डिस्कस किया था और इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग मर्डर को डिस्कस करेंगे। यानी मर्डर से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, आप उसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ताकि आपको लिमिटेड टाइम के भीतर आपका आंसर भी हो जाए और आपका अच्छा आंसर हो। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को तो बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? राज वर्मा नमस्ते, रंजना नमस्ते। चलिए तब ठीक है, फिर तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ी अनअकैडमी के बारे में चीजें चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं आप लोग ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल है और अनअकैडमी जो है वो ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करता है सारे कोर्सेज के लिए, चाहे पीसीएस जे हो, एपीओ हो, एचजेएस हो, या फिर आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, सारी चीज़ों के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता है। और ये देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसके माध्यम से सबसे फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि आप घर बैठ के प्रिपरेशन कर पाते हैं और अपने आप को चेक कर पाते हैं, टेस्ट दे पाते हैं, ताकि आप जो है अन्य लोगों से बेहतर अपने आप को साबित कर सकें। अगर हम लोग बात करें कि आखिर यहाँ जुडिशियरी के प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो वो सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। इस पर मैं बता दूं कि दो तरीके की क्लासेस चलती हैं, एक स्पेशल क्लासेस होती हैं और एक प्लस क्लासेस होती हैं। प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस में अंतर क्या है? अंतर ये है कि प्लस क्लासेस का मतलब ये होता है कि वो क्लास जो जिसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने वाले बच्चे ही देख पाए, तो वो होता है प्लस क्लास। और स्पेशल क्लास वो होती है जो सबके लिए अवेलेबल होती है, यानी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके लिए भी और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है उनके लिए भी ये उपलब्ध होती है। तो क्या है इसके फीचर्स? तो इसके फीचर्स है कि जो क्लास होती है वो इंटरेक्टिव होती है, मतलब ये कि आप इंटरेक्ट कर पाते हैं टीचर के साथ, अपनी प्रॉब्लम पूछ पाते हैं, टीचर से अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले पाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसमें पोल होते रहते हैं, जिससे पता चल पाता है कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो उसके लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लास आपकी मिस इसलिए भी नहीं होती क्योंकि एक तो यह है कि क्लास से पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाता है और दूसरी बात यह है कि आप कोई वीडियो सेव रहता है तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं। नोट्स आपको लेक्चर के मिल जाते हैं और कहीं भी कभी भी बैठ के आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा है इस अनअकैडमी के माध्यम से। बात करते हैं ये सारी सुविधाएं तो उसके लिए भी है जो कि स्पेशल क्लास के लिए। प्लस क्लासेस के संबंध में भी वही सारी चीजें हैं। कुछ और चीजें क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूं। अभी अगर कोई सब्सक्रिप्शन लेता है, कोई पर्सन सब्सक्रिप्शन लेता है जो 12 मंथ का, 18 मंथ का या 24 मंथ का, तो उसे 1, 2 और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, ये आज मैं 11 तारीख को आपसे बात कर रहा हूं और ये ऑफर एंडिंग सून लिखा है, यानी कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, ये कभी भी बंद हो सकता है। तो इसलिए आप अगर वीडियो को 1 महीने बाद देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि अभी भी ये ऑफर उपलब्ध है। ठीक है, तो इसलिए ये आज उपलब्ध है, कल भी उपलब्ध हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ, मैंने कहा था कि स्पेशल बैच शुरू होते रहते हैं, जब भी कोई परीक्षा नजदीक आती है तो उसके लिए भी बैच चलते रहते हैं। जैसे ये 4 अगस्त से एक बैच, 18 अगस्त से एक बैच, 11 अगस्त से एक बैच, 7 जुलाई से एक बैच, 9 जून से एक बैच, 14 जुलाई से एक बैच। यहाँ आप देख सकते हैं 6 बैच चल रहे हैं और बैच चलने का मतलब कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है। यही बस नुकसान है कि बैच का लाभ नहीं उठा पाते हैं जब तक कि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेते।
और कहें तो T20 मार्क टेस्ट सीरीज चल रही है और चलती रहती है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेजर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस कराए जाते हैं आपको। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या होंगे ये भी तो समझना जरूरी है। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस क्या होंगे? तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, उसमें से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के चार्जेस ये हैं इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि कोई भी प्लान आप लेंगे आपको इंस्टॉलमेंट में फीस देने की भी सुविधा है। तो इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हैं कि कोई भी प्लान इसमें चुन सकते हैं। उसके अलावा ये राय लाइफ रेफरल कोड का अगर आप प्रयोग करते हैं, राय लाइफ RAILIVE, तो 10% का डिस्काउंट और ज्यादा हो जाएगा। एटीएम से पेमेंट आप कर ही सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से आप कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो सुविधाजनक है यहाँ पर। तो दीपमाला जी नमस्ते, प्रशांत नमस्ते, अंकित नमस्ते, विक्रांत नमस्ते, मधु नमस्ते, मोनिका नमस्ते। आगे बढ़ते हैं फिर। और ये है अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल जिस पर आप हैं और आप लेक्चर देख रहे हैं। उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने मित्रों को भी बताइए कि ये चैनल है जिस पर लेक्चर आप लोगों को इजीली अवेलेबल होते रहते हैं। ये राय लाइव नाम का रेफरल कोड आप लोगों को पता ही है, और ये हर कोर्स में काम देगा आपको, चाहे जुडिशियरी हो या चाहे अदर देन जुडिशियरी। कोई भी कोर्स अगर अनअकैडमी पे आप लेते हैं तो उस पर ये लाभ देता रहेगा आपको 10% डिस्काउंट वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और आगे बढ़ते हैं तो अब आज के लेक्चर पर आते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों को, कि कल हमने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाया हुआ है, तो आज हम मर्डर पढ़ा रहे हैं। हमने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा समय नहीं मिल पाया, इसलिए हैंड रिटन नहीं नोट्स बनाया, लेकिन इसी पर मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा ताकि आपको आंसर कैसे फ्रेम करना, क्योंकि सारी चीजें लिखना तो आसान नहीं होता, इस पर लिखना आसान नहीं होता है, तो इसलिए हम गाइड कर देंगे कि कैसे कैसे आपको चीजें लिखनी है। तो मर्डर देख लेते हैं कि मर्डर अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप कैसे लिखें। ठीक है, तो मर्डर भी तो कल्पेबल होमिसाइड ही होता है, कोई अलग चीज तो है नहीं। कल्पेबल होमिसाइड भी अमाउंटिंग टू मर्डर हो सकता है अगर 300 की कंडीशन में हो तो। सेक्शन 300 के किसी भी कंडीशन को, किसी भी एसेंशियल को अगर कंप्लीट करता है तो वो मर्डर हो जाएगा कल्पेबल होमिसाइड। हमने ये भी बताया था आप लोगों से कि मर्डर जो होता है वो कल्पेबल होमिसाइड का ग्रेवेस्ट फॉर्म होता है, गंभीरतम रूप होता है, इसमें सबसे ज्यादा सजा मिलती है। कब आखिर मर्डर होगा, जल्दी से देख लेते हैं। सेक्शन 300 में बताया गया। तो आपराधिक मानववध, आपराधिक मानववध हत्या है जब, ठीक है, जब पहला मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया गया, मृत्यु कारित करने के आशय से, समझे ना। मतलब पहली चीज क्या है, कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर हो जाएगा, ये सेक्शन 300 का पहला क्लास बताता है। कहता है कि जब वो मृत्यु कारित करने के आशय से किया जाएगा, यानी काजिंग डेथ और इंटेंशन टू काज डेथ। तो मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया जाएगा और मृत्यु हो भी जाएगी तो वो मर्डर होगा। जैसे इसके फर्स्ट एग्जांपल इसमें मेंशन कर दीजिएगा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट जो होगा उसमें, यानी कि एग्जांपल नंबर ए होगा, यह है कि ए बी को गोली से मार देता है, गोली चलाकर मार देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। ए किस अपराध का दोषी होगा, मर्डर का दोषी। तो ये एग्जांपल यहां मेंशन कर दीजिएगा बिना किसी होशियारी के। दूसरी चीज, दूसरा एसेंशियल, दूसरा एसेंशियल कहता है कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, ऐसी शारीरिक
क्षतिकारित करने के आशय से कारित करने के आशय से ऐसी सारी क्षति कारित करने के आशय से जिसके बारे में अपराधी जानता है कि ऐसे कार्य से मृत्यु संभाव्य है। ठीक है ना। तो दूसरी चीज क्या आ गई? वीपी सिंह नमस्ते, संगीता नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो दूसरी चीज क्या आपने देखी कि इफ ही इज डन विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily इंजरी टू एनी पर्सन एंड bodily इंजरी इंटेंडेड टू बी इन्फ्लिक्टेड इज सफिशिएंट। नहीं, if it is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause death of the person to whom the harm is caused। ठीक है, माने ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिसके बारे में अपराधी जानता है कि वो मृत्यु के लिए पर्याप्त है। माने चोट पहुंचा रहा है, और चोट भी कैसे, ये इसके लिए एग्जाम्पल नंबर बी में लिखा होगा। एग्जाम्पल नंबर बी होगा, ए बी को घूंसे से पेट पर मारता है, अब आप समझिए कि कोई घूंसे से मारने से मरता है क्या? नहीं मरता है ना। लेकिन ए को यह बात पता है कि बी मर जाएगा, बी मर जाएगा एक घूंसे से। तो जब बी घूंसे से ही मर जाएगा तो हम क्यों इसको गोली से मारे, क्यों इसको लाठी से मारे, क्यों तलवार से मारे? तो इसको पता है कि इसको अगर एक निश्चित स्थान पर एक घूंसा भी मारा जाएगा ना तो ये मर जाएगा, और उसने ये नॉलेज रखते हुए घूंसा मारा है और इसकी डेथ हो जाती है, तो वो मर्डर होगा। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां नॉलेज था, उसको पता था कि वो मर जाएगा मेरी इसी चोट से। तीसरी चीज, तीसरा एसेंशियल, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से, करने के आशय से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, मृत्यु के लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब यहां कैसे मर्डर हो जा रहा है एक पक्ष का, पर्सन का? यहां मर्डर ऐसे हो जा रहा कि ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मृत्यु के लिए सफिशिएंट है। यानी आपने उसे चोट पहुंचाने के इरादे से मारा, कोई दिक्कत नहीं, मर्डर का इरादा आपका नहीं था। नीतीश गुड मॉर्निंग। डेथ करने का आपका इरादा नहीं था, लेकिन जो चोट आपने पहुंचाई है, या यूं कहें जितनी चोट आपने पहुंचाई है, उससे वो चोट जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में किसी पर्सन की डेथ काज करने के लिए सफिशिएंट। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपने डेथ काज किया है, उसका मर्डर किया है। जैसे इसका भी एग्जाम्पल नंबर सी होगा। कोई भी एग्जाम्पल हम बाहर का नहीं बता रहे हैं, सब आपके एक बेयर का ही एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल का मतलब
वो आपके लिए सिर्फ एग्जाम्पल पर ही क्वेश्चन बन सकते हैं और आपको बताना पड़ेगा कि वो किस क्लास के अंतर्गत, कौन से सेक्शन के अंतर्गत लायबिलिटी बनेगी और क्या लायबिलिटी बनेगी। तो एग्जाम्पल इसमें क्या होगा कि भाई एक पर्सन, एग्जाम्पल नंबर सी होगा कि एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को तलवार से चोट पहुंचाता है, तलवार से, ठीक है। ये जो है क्लास नंबर 3 ये बात कहता है कि इफ इट इज डन विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी टू एनी पर्सन, any bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death. Sufficient in the ordinary course of nature, ये अंडरलाइन आप बेयर में कर लीजिएगा। ये सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का मतलब क्या है? जैसे होता है ना कि कोई जाके किसी व्यक्ति को मारता है, अब मारता है और ये नहीं साबित हो पाता है कि उसका डेथ काज करने का ही इंटेंशन था या सिर्फ बॉडीली इंजरी करने का। डेथ काज करने का इंटेंशन था और उसकी डेथ भी हो जाएगी, नो डाउट वो मर्डर होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं। लेकिन इंटेंशन डेथ काज करने का नहीं था, लेकिन जितना इन्होंने मारा है, जिस चीज से मारा है, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ के लिए सफिशिएंट है। तब उनका इंटेंशन न रहते हुए भी वो मर्डर के लिए जिम्मेदार है। जैसे किसी के सर को लाठी से आप 20 लाठी मारते हैं उसके सर को टारगेट करके और कहते हैं कि हमारा इंटेंशन नहीं था। इंटेंशन भले आपका नहीं रहा हो, लेकिन जो काम आपने किया है ना, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में सफिशिएंट है डेथ करने के लिए, और वो इंटेंशनली ही किया है आपने, चोट पहुंचाने के इंटेंशन से, और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो सफिशिएंट है डेथ काज करने के लिए, तब आप सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नहीं, तब आप मर्डर के लिए जिम्मेदार। चौथी चीज ये है कि कार्य स्वयं में इतना खतरनाक था कि जिससे पूरी संभाव्यता थी कि वह ऐसे कार्य से मृत्यु कारित कर ही देगा, यहां पे कर लीजिएगा, कार्य स्वयं में इतना खतरनाक था जिसके बारे में अपराधी जानता है, कि पूरी संभाव्यता है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर देगा। मतलब कार्य इतना इमिनेंट डेंजर है, चौथा एसेंशियल पढ़िएगा, इतना इमिनेंट डेंजर है, यानी इतना आसन्न संकट है जिसके बारे में कोई भी कॉमन सेंस का व्यक्ति अनुमान लगा सकता है कि ऐसे परिस्थितियों में तो आदमी बचेगा नहीं। हाँ संगीता, यही चीज है। अब हम इसको सब मिला के बता देंगे। तो यहां आपने चौथा पॉइंट में क्या पढ़ा कि यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता है कि कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिक संभाव्यता है कि वह दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देगा या इतनी क्षति कारित कर देगा जिस क्षति की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये चौथा एसेंशियल है। आप इसी में जब एग्जाम्पल आप देखेंगे, इसका भी एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर डी। अब इसमें है ना कि ए एक पर्सन है जो तोप जो है चलाता है, तोप चलाता है एक भीड़ पर, और उसमें कुछ व्यक्तियों को की मृत्यु हो जाती है। वो नहीं चाहता कि उन व्यक्तियों की मृत्यु हो, इंटेंशन नहीं है मारने का, चोट पहुंचाने का भी इंटेंशन नहीं, लेकिन फिर भी ये पर्सन मर्डर के लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जो काम कर रहा है वो काम के बारे में इंटेंशन भले नहीं, न तो चोट पहुंचाने का इंटेंशन है और न ही डेथ काज करने का इंटेंशन है, लेकिन उसका इंटेंशन
अरे उसको नॉलेज तो है कि वो जो जितना खतरनाक काम कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम यही होगा कि वो किसी न किसी की डेथ तो करेगा। तो अगर डेथ हो जाती है तो ये पर्सन मर्डर के लिए जिम्मेदार है। अब इसी तरीके से किसी पर्सन को आप कहिए कि हाँ ये 11,000 वोल्टेज वाला तार है, इसको छू के ये काम कर दो, ठीक है, आपका इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, लेकिन नॉलेज तो था ना कि 11,000 वोल्टेज का कोई तार छुएगा तो उसकी क्या दशा होगी, तो मर्डर है। तो ये चीजें जो हैं मर्डर के इसेंशियल हैं। और शुरुआत में ही जब आप देखते हैं ना तो उसमें लिखा है कि ये तस्मिन पश्चात आपराधिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। इसका मतलब ये होता है कि आगे आने वाली परिस्थितियों को अगर ध्यान में न रखा जाए, केवल इन 4 कंडीशन को ध्यान में रखा जाएगा तो वो आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड, हाँ संगीता, हाँ बिल्कुल, कल्पेबल होमिसाइड जो है मर्डर हो जाएगा। कब? जब डेथ काज करने के इंटेंशन से किया जाए और डेथ काज कर भी दिया जाए, गोली चला के मारना वाली बात, मर्डर। बॉडीली इंजरी करने का इंटेंशन हो, लेकिन जिसके बारे में अपराधी ये जानता है कि ये वो इससे डेथ हो सकती है, डेथ हो जाए, मर्डर है। घूसे से मारने वाला एग्जाम्पल। शारीरिक क्षति कारित करने का आशय जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ के लिए सफिशिएंट हो, मर्डर है। तलवार से मारना, लाठी से सर पे मारना, कार्य स्वयं में इतना खतरनाक है कि जिसके बारे में अपराधी जानता है कि उसकी पूरी संभावना है कि इससे डेथ हो जाएगी किसी की, और डेथ हो जाती है, मर्डर है। ये भरी हुई तो भीड़ पर चलाता है, कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, कल्पेबल होमिसाइड, अरे मर्डर है, क्योंकि उसके बारे में उसको जानकारी थी कि इससे मृत्यु हो ही जाएगी। तो ये एसेंशियल है और ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन कभी कभी इस हमने क्या कहा, इसमें से कोई एक एसेंशियल भी होगा तो वो मर्डर हो जाएगी परिस्थिति, कोई एक, सबको होना जरूरी नहीं है, कोई एक भी होगा तो मर्डर हो ही जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ये सारी एसेंशियल होने के बावजूद, हाँ प्रशांत, हाँ 2 और 4 जो है नॉलेज के आधार पर है। अभी आप लोगों को मैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच डिफरेंस करके भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, उनके बीच डिफरेंस भी करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग लेक्चर को खत्म करेंगे। कोशिश हमारी यही है कि हम सारी चीजें आपको बता दें। तो चूंकि मर्डर टॉपिक है और इतने कम समय में पूरा मर्डर एक्सेप्शन के साथ कंप्लीट करना आसान नहीं है, और बहुत डीप में आप नहीं जाके बता सकते, है ना। तो ये हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये चारों कंडीशन में से कोई कंडीशन होने के बावजूद भी कोई पर्सन मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। कब? यानी उसके एक्सेप्शन होते हैं। एक्सेप्शन यही होता है ना कि हमने ऊपर कहा कि अगर ऐसा है, इंटेंशन है तो डेथ होगा, लेकिन कभी कभी इंटेंशनली मारने से भी मर्डर नहीं होता। पहला, ग्रेव मतलब गंभीर एवं अचानक प्रकोपन। अब जब हिंदी में लिख रहे हैं तो सब हिंदी में लिखें, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन मतलब पहला पद क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। सेक्शन 300 का पहला एक्सेप्शन कि जहां कोई पर्सन इंटेंशनली भी किसी को मारता है, लेकिन कब? जब वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अधीन होता है, तो दूसरे की जान ले लेने के बावजूद भी वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होता, बल्कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा। यानी कल्पेबल होमिसाइड तो होगा, भाई गलत तो है ही, लेकिन वो मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा। जबकि ऊपर हमने क्या कहा था कि एक पर्सन का इंटेंशन है और दूसरे को मार देता है इंटेंशन में, तो वो मर्डर ही होगा। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं कि नहीं, इंटेंशन है फिर भी मर्डर नहीं होगा जब वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंतर्गत। और आप जानते ही हैं कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बात से इतना प्रोवोक हो जाता है और वो प्रोवोकेशन इतना सडन होता है कि अपने सोचने विचारने की क्षमता से वो डिप्राइव हो जाता है,
और उस गुस्से में आके आत्मनियंत्रण की शक्ति से बाहर होकर जब वो कोई कार्य कर देता है, अब यहां हम अगर मृत्यु की एग्जांपल लें, किसी दूसरे की मृत्यु कर देता है तो भी वो मर्डर नहीं होता, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड होता है। ठीक है, तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन पहला अपवाद होता है। हाँ, लेकिन गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में भी उसके 3 एक्सेप्शन आप पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे अपने आप में ही क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखिएगा, उस खुद में ही बड़ा क्वेश्चन आता है। इस पर एक केस है KM नानावती, KM नानावती, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये केस जो है ना, ये इस पर तो फिल्म भी आप लोगों ने देखी होगी, रुस्तम, और एक वेब सीरीज भी है, वो भी आप लोगों ने शायद देखी हो। वेब सीरीज तो कम चांस है, रुस्तम तो देखी ही होगी, क्योंकि लाख स्टूडेंट जो हैं, जो इस तरीके की फिल्में आती हैं उसको छोड़ते नहीं। हाँ, कोई एक्सेप्शन भी होता है। तो KM नानावती वाले मामले में उसे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का बचाव इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसका प्रोवोकेशन ग्रेव तो था लेकिन सडन नहीं था, यानी उसने पूरी तरीके से सोच विचार के वो अपराध किया था, इसलिए उसे मर्डर के लिए जिम्मेदार ठहराया। दूसरी चीज क्या है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के बाद दूसरा एक्सेप्शन क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण, अधिकार का अतिक्रमण, ये दूसरा अपवाद है इसका, कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण। गुड मॉर्निंग पूजा। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का यानी कि जो है उसको जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, वो जितना राइट है उससे एक्सीड कर जाए, उससे आगे बढ़ के अगर उसने दूसरे की डेथ कर दी। जैसे मान लीजिए होता है ना कि चोर आपके घर में घुसा, तो चोरी के अगेंस्ट तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, लेकिन क्या चोर को मार के आप मार डालेंगे उसको जान से? नहीं मारेंगे ना, नहीं मारेंगे, क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है तो थेफ्ट के अगेंस्ट, लेकिन डेथ काज करने का नहीं। और अगर आपने उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए डेथ काज कर दिया, तब क्या आप मर्डर के लिए लायबल होंगे? नहीं, क्योंकि आपने थोड़ी सी एक चीज आपके पास थी कि उसको नुकसान करने का आपके पास राइट था, इसलिए आप मर्डर के लिए तो नहीं, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी हो जाए। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को अगर एक्सीड किया जाता है तो वो पर्सन जो होगा मर्डर के लिए दोषी नहीं होगा। ये दूसरा एक्सेप्शन था। तीसरा एक्सेप्शन, लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार का अतिक्रमण, अपने अधिकार का अतिक्रमण। लोक सेवक द्वारा अपने अधिकार का मतलब पब्लिक सर्वेंट अगर है तो उसको कुछ ना कुछ पावर मिली हुई है, अपने काम करने के लिए पावर मिली हुई है। चोर को पकड़ना है उसको, अपराधी को पकड़ना है उसको, डाकू को पकड़ना है उसको, मर्डरर को पकड़ना है। तो पब्लिक सर्वेंट को कुछ राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन कुछ राइट्स मिले हुए हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है उस काम को करने में। तो अगर वो पब्लिक सर्वेंट जितना करना था उससे उसने ज्यादा कर दिया, जैसे सीआरपीसी का सेक्शन 46 आप पढ़ते होंगे कि अरेस्ट हाउ मेड, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, तो उसमें कहता है कि रीजनेबल फोर्स को यूज करके आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, उसके शरीर को छू सकते हैं, उसको हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन डेथ सेंटेंस का या बहुत गंभीर अपराध का अगर दोषी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए आप उसकी जान नहीं ले सकते, उसकी जान आप नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए चोरी है, पॉकेटमारी है, छोटे मोटे अपराध हैं, ऐसे मामलों में आप पुलिस को उसको पकड़ने के लिए आप उसको उसकी डेथ काज नहीं कर सकते कि अगर मान लीजिए अरेस्ट कर ही लिया और भागने लगा तो आप उसको गोली मार दीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते। और ऐसा हुआ था दक्खी सिंह वर्सेस स्टेट का केस जो था, दक्खी सिंह
वर्सेस स्टेट के जो मामला था, इसमें यही हुआ था कि एक चोर जो था ना, चोर था वो, और पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था थाने, जीप से उतर के लगा भागने, महोदय ने गोली चला दी और उसकी मृत्यु हो गई। यहां पे मर्डर के लिए वो पुलिस वाला लाइबल नहीं हुआ, लेकिन कल्पेबल होमिसाइड के लिए हुआ, यानी कि इंटेंशनली उसने दूसरे की डेथ की, फिर भी वो मर्डर के लिए नहीं हुआ, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट था और पब्लिक सर्वेंट होते हुए उसे कुछ राइट्स मिले थे और उसने जो काम किया था वो अपने राइट से आगे बढ़ के किया गया था। तो यहां कल्पेबल होमिसाइड ही रह जाता है। हाँ संगीता, अरेस्ट हाउ मेड सीआरपीसी के सेक्शन 46 में ही है। चौथी चीज, अचानक लड़ाई, सडन फाइट, अचानक लड़ाई माने कुछ सोचा नहीं, ऐसे ही बात बात में ही लड़ाई हो गई और एक व्यक्ति ने कुछ उठा के उसके सर पे मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई, तो मर्डर नहीं होता है। तो मर्डर नहीं होता है, क्योंकि अचानक लड़ाई में जो है डेथ काज करना गलत तो है, वो कल्पेबल होमिसाइड भी है, लेकिन वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। कुछ लोगों को ये लगता है ना कि ये एक्सेप्शन हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया जाएगा तो वो अपराध होगा ही नहीं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, बहुत मामूली अंतर पड़ता है, बहुत मामूली है कि अगर मर्डर की कैटेगरी में आ जाए तो और मर्डर की कैटेगरी में नहीं आए तो क्या अंतर पड़ेगा, बहुत मामूली। मर्डर के मामले में डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है और इसमें डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता। बाकी लाइफ इंप्रिजनमेंट तो उसमें भी है, लाइफ इंप्रिजनमेंट इसमें भी है, तो बहुत अंतर नहीं पड़ता है। और आप जानते हैं कि डेथ सेंटेंस तो कोर्ट वैसे भी नहीं दे सकती। डेथ सेंटेंस कहां देती है, वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में देगी, तो इसलिए बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोर्ट के पास ये एक्सक्यूज हो जाता है कि ऐसे पर्सन को अगर बहुत कम सजा भी दे तो भी उसे बहुत एक्सप्लेनेशन हाई कोर्ट को नहीं देने पड़ते। तो ये चीज है अचानक लड़ाई। उसके बाद सहमति द्वारा मृत्यु कारित करना, सहमति द्वारा मृत्यु कारित करना, मृत्यु कारित करना। ठीक है, सहमति द्वारा मृत्यु कारित करना। झगड़ा और लड़ाई सेम ही चीज है। लड़ाई जनरली वहां पे किया जाता है ना जहां की फाइटिंग होती। झगड़ा ऐसा शब्द है हिंदी का जिसमें मुंह से भी झगड़ा शामिल होता है, और लड़ाई यानी फाइट होना चाहिए, फाइट में फिजिकल एक्टिविटी होती है। सहमति द्वारा मृत्यु कारित करना यानी एक पर्सन जब इस बात के लिए सहमत हो जाता है और उसकी उम्र 18 साल से अधिक है कि हाँ आप हमारी डेथ कर दीजिए, और आपने उसके कहने के आधार पर उसकी डेथ कर दी, तो वहां पे भी मर्डर नहीं होगा लेकिन कल्पेबल होमिसाइड तो हो ही जाएगा। आपने सेक्शन नंबर 87 में भी देखा होगा कि कोई पर्सन वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का सिद्धांत वहीं पे हम लोग बताते हैं कि है कि अगर कोई पर्सन कंसेंट देता है इंजरी करने के लिए और उससे उसको इंजरी होती है तो उस इंजरी के लिए किसी को लाइबल नहीं ठहरा सकता। लेकिन अगर वो कंसेंट ग्रीवियस हर्ट के लिए या डेथ के लिए देता है तो क्या वहां भी कंसेंट बचाव होगा? नहीं, ऐसे मामलों में कंसेंट बचाव नहीं होगा। डेथ के मामलों में बचाव नहीं होता है, थोड़ा सा बस यही बचाव होता है कि अगर कंसेंट से डेथ की गई है तो वो मर्डर नहीं होगा बल्कि केवल कल्पेबल होमिसाइड होगा, यानी 304 के अंतर्गत दोषी होगा व्यक्ति, 302 के अंतर्गत दोषी नहीं होगा। इसमें एक केस भी थी दशरथ पासवान की केस, दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। ये दशरथ पासवान की जो केस थी, ये इसमें आप लोग ये तो एलएलबी के लेवल पे ही आप लोगों ने याद कर ही लिया होगा कि एक महिला थी, अपने पति जो है आत्महत्या करने जा रहा था। महिला ने कहा कि भैया आप क्यों मरेंगे, आप मर जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा, तो आप ऐसा करिए कि हमको भी मार दीजिए, अपने भी मर जाइए, खत्म बात। तो उसने कहा ठीक है, बिल्कुल सही प्रपोजल है। उसने अपनी पत्नी को तो मार दिया लेकिन खुद नहीं मरा। अब प्रश्न ये था कि आखिर क्या उसने मर्डर किया है पत्नी का, तो नहीं, ये साबित नहीं हो पाया, क्योंकि ये बात थी
कि पत्नी ने अपनी डेथ के लिए सहमति दी हुई थी, तो इसलिए डेथ तो का मर्डर तो नहीं था, वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहराई गई। तो ये देखिए, हमने अभी जो देखा वो ये देखा कि भाई मर्डर कब हो जाता है, इन कंडीशन में। फिर उसके बाद हमने देखा कि इन कंडीशन को रहते हुए भी कब मर्डर नहीं होगा, तो ये 5 कंडीशन है। ठीक, उसके बाद उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, डिफरेंस। थोड़ा सा टाइम है हम लोगों के पास, जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। अंतर किस चीज में? कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर करेंगे अपन लोग, ठीक है? क्योंकि बड़ा डिस्प्यूटेड है, दोनों में अंतर करने के लिए बड़ा परेशान होते हैं लोग, और जनरली पूछा भी जाता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में क्या डिफरेंस है। एक मिनट, मेरा रेड वाला बैग कहाँ है? तो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर हमेशा से ही डिस्प्यूटेड टॉपिक रहा है कि दोनों में डिफरेंस आखिर कैसे करें। तो थोड़ा सा कोशिश करता हूं मैं 5 मिनट में, हालांकि 5 मिनट की ये चीज है नहीं, लेकिन फिर भी अब हम लोगों के पास जितना टाइम है उसी में यूज करते हैं। पहली चीज कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में जो डिफरेंस किया गया था वो आर वर्सेस गोविंदा के केस में किया गया था। आप लोगों को प्री में अक्सर पूछा जाता होगा, ये आर वर्सेस गोविंदा के केस में डिफरेंस बताया गया था। जस्टिस जो थे उसमें मेलविल थे, जस्टिस मेलविल थे। कहानी कुछ इस प्रकार की थी, आर वर्सेस गोविंदा के मामले में कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारा और वो जमीन पर गिर पड़ी, फिर उसके सीने पे बैठ के उसने घूंसे से उसके मुंह पे प्रहार किया, फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मामला गया कोर्ट में, तो लोअर कोर्ट ने, हाँ बिल्कुल संगीता, रिकॉर्डेड रहेगा, वो सेव रहेगा, वो आप देख सकते हैं। तो जस्टिस मेलविल थे, और जस्टिस मेलविल ने जो है उसमें अरे लोअर कोर्ट में जब मामला गया तो लोअर कोर्ट ने मर्डर के लिए लाइबल ठहराया। तो फिर उसके बाद मामला गया अपील में। अपील में गया तो कोर्ट ने, अपीलेट कोर्ट ने कहा कि क्या उसका इंटेंशन था डेथ करने का, क्या उसका इंटेंशन था डेथ करने का? नहीं, आप समझ ही रहे हैं, मार रहा था लेकिन उसका इंटेंशन नहीं था। दूसरी बात, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वो डेथ करने के लिए सफिशिएंट थी चोट? नो। क्या उसको नॉलेज था कि वो कार्य इतना खतरनाक है जिसके परिणाम स्वरूप उसकी डेथ हो जाएगी? नो। तो जब मर्डर के इसेंशियल कंप्लीट ही नहीं हो रहे हैं तो उसको मर्डर के लिए कैसे लायबल ठहराया जा सकता है? तो इसलिए जो हायर कोर्ट थी उसने उसे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए ही दोषी ठहराया, यानी सेक्शन 304 के पैरा फर्स्ट में उसे लायबल ठहराया। ठीक है, चलो, सेक्शन 304 के पैरा फर्स्ट में उसे लायबल ठहराया गया था, यानी कहा गया कि मर्डर के जब इसेंशियल को कंप्लीट ही नहीं करता तो उस पर्सन को मर्डर के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल हुआ था। अब देख लेते हैं कि आखिर दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, जल्दी से कोशिश करते हैं देखने की। पहली चीज, पहला अगर अंतर हम लोग करें तो ये लिख देंगे कि सेक्शन 299 में भी, सेक्शन 299 में भी इंटेंशन और नॉलेज है, और सेक्शन 300 में भी इंटेंशन और नॉलेज है। दोनों में इंटेंशन और नॉलेज है। तो जहां इंटेंशन और नॉलेज की मात्रा कम होगी, मृत्यु की संभावना कम होगी, वहां कल्पेबल होमिसाइड होगा, और जहां मृत्यु की पूरी संभावना होगी वहां मर्डर होगा। पहला डिफरेंस तो इसी के आधार पर।
यानी आशय और ज्ञान की मात्रा कम है तो आपराधिक मानवबद्ध, और आशय और ज्ञान की मात्रा, है ना, ठीक है संगीता, कोई बात नहीं, और आशय और ज्ञान की मात्रा अगर अधिक है तो वो मर्डर होगा। एक चीज अंतर कर लिया हम लोगों ने। दूसरा, आशय एवं ज्ञान की मात्रा के आधार पर, आशय एवं ज्ञान की मात्रा के आधार पर, ठीक है, पहला अंतर हो गया। आशय ज्ञान की मात्रा कम या ज्यादा है तो उसके आधार पर लायबिलिटी होगी। दूसरी चीज, आपराधिक मानवबद्ध जाति है और हत्या एक उपजाति। यानी जीनस और स्पीसीज वाली बात, ठीक है, कि आपराधिक मानवबद्ध, कल्पेबल होमिसाइड का दायरा बड़ा है और कल्पेबल होमिसाइड में एक चीज होती है जो मर्डर होता है। हमने बताया भी था ना कि ये है कल्पेबल होमिसाइड और ये है मर्डर। यानी कि कोई भी गलत तरीके से दूसरे की डेथ काज करना तो कल्पेबल होमिसाइड है, वो चाहे मर्डर हो या चाहे ना हो। लेकिन अगर 300 में बताए गए 4 तरीकों में से किसी एक तरीके से अगर किसी की डेथ काज की जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर मान लिया जाता है और वो मर्डर कहा जाता है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये एक जाति है और ये एक उपजाति है। कल्पेबल होमिसाइड है ये, और ये जो है वो मर्डर होगा। चलिए तीसरा, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमको थोड़ा सा बेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, टाइम की समस्या हो जा रही है और अगला क्लास है हमारा, नहीं तो हम लोग एक्स्ट्रा ही कर देते, क्या दिक्कत है। चलिए लेकिन कैसे करें, देखिए इसमें देख लीजिए, पहले तो मैं समझा देता हूं ताकि जल्दी से हो जाए। सेक्शन 299, सेक्शन 299 में आप देखेंगे 1, 2 और 3 क्लास का प्रयोग होता है, और सेक्शन 300 में आप देखेंगे ए, बी, सी और डी, ये 4 परिस्थितियां होती हैं। अभी हमने 4 कंडीशन की बात की थी सेक्शन 300 के लिए। आप समझिएगा कि पहले क्लास और दूसरे क्लास दोनों में इंटेंशन है, यानी कि 299 का पहला पॉइंट और 300 का पहला पॉइंट दोनों में इंटेंशन टू कॉज डेथ लिखा हुआ है। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें तो इसकी तुलना बी से और इसकी तुलना सी से की जाती है, क्योंकि दूसरे पॉइंट में भी इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी है, यानी 299 में भी इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने का होता है, डेथ हो जाती है। यहां पर भी इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, यानी यहां भी इंटेंशन बॉडीली इंजरी का है और डेथ कर दी जाती है। तो यहां दोस्त इसका डी और इसका 3 और इसका डी, ये दोनों नॉलेज की बात करते हैं, ठीक है ना, ये नॉलेज और इधर जो है ये दो, इसमें अंतर करते हैं तो हम लोग बॉडीली इंजरी के आधार पर करते हैं, ये जो है वो इंटेंशन के आधार पर। आपने इसेंशियल देखे होंगे, अब चूंकि हमारे पास समय होता ना, हाँ रोहित, वो जीनस और स्पीसीज वाली बात, तो अब हमारे पास होता तो हम उसको लिख लिख के बता देते। अब इसी के आधार पर हम अंतर करने की कोशिश करते हैं। पहला अंतर ये है कि यदि गुड मॉर्निंग नेहा, यदि एक खंड एक यानी ये और ए से स्पष्ट है कि अगर मृत्यु का आशय है,
मृत्यु का आशय है तो मर्डर ही होगा, मर्डर ही होगा यदि वह सेक्शन 300 के अपवादों में नहीं आता, अपवादों में नहीं आता। तो ये एक अंतर हो गया कि यानी कि यहां पे एक और बी, ए में क्या समझा था कि मृत्यु कारित करने के आशय से एक्ट करता है। तो जहां डेथ काज करने का ही इंटेंशन है और डेथ काज कर ही दी जाएगी, तो वहां जो होगा मर्डर ही होगा, वहां कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की बात मत सोचिएगा, वहां मर्डर ही हो जाएगा। लेकिन यदि 300 के एक्सेप्शन में नहीं आता है तो, अगर वो आ जाएगा तब तो मर्डर नहीं होगा। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। दूसरी चीज, दूसरा अंतर कि खंड, दूसरा पॉइंट, खंड 2 एवं ख यानी बी से स्पष्ट है कि मृत्यु की संभावना है, मृत्यु की संभावना है, मृत्यु की संभावना है तो कल्पेबल होमिसाइड, और मृत्यु का ज्ञान है तो मर्डर। ठीक है, तो ये अंतर हो गया एक। तीसरा अंतर, खंड 2, देखिए ये भी हम फिर खंड 2 ही उठाते हैं। खंड 2 एवं खंड सी से स्पष्ट है कि फिर वही बात कि मृत्यु की संभावना है, मृत्यु की संभावना है तो कल्पेबल होमिसाइड, जैसा कि ऊपर वाले में था, क्योंकि ये भी तो हमने दूसरे पॉइंट से ही अंतर किया था। और अगर चोट मामूली अनुक्रम में पर्याप्त है तो मर्डर। और चौथा अंतर कर लेते हैं, और चौथा अंतर यह है कि खंड ग मतलब खंड 3 और डी से स्पष्ट है कि संभावना है तो कल्पेबल होमिसाइड, और पूरी संभावना है तो मर्डर। ठीक है, तो इस आधार पर आप डिफरेंस कर पाते हैं इसमें से। मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे से डिफरेंस तो नहीं हो पाया, लेकिन ये भी है कि समय जो है बहुत ज्यादा लग गया है हमको, तो इसलिए बहुत ज्यादा समय हम लगा नहीं सकते थे, और इसको अधूरा छोड़ते तो फिर पता नहीं हम कब आपको करा पाते कि नहीं करा पाते। तो इसलिए डिफरेंस को हम लोगों ने थोड़ा जल्दी में कर दिया। तो ये आप देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कल्पेबल होमिसाइड में 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, मर्डर में 4 है, और उसी के आधार पर हम लोगों ने एक दूसरे को तुलना कर दी है कि कब कल्पेबल होमिसाइड होगा एक एक्ट और कब मर्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यही लेक्चर को आज के समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तो चर्चा होगी। बाय बाय, थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। कल मिलेंगे तो फिर एक अलग टॉपिक की चर्चा करेंगे। थैंक यू बच्चों, सबको थैंक यू। हम जल्दी से क्लास छोड़ेंगे, है ना, जल्दी से क्लास छोड़ेंगे क्योंकि हमको दूसरी क्लास तुरंत लेनी है।
और अगर आप लोगों को बात फिर भी नहीं समझ में आई होगी, कोई चीज़ रह गई होगी, तो आप मुझे मैसेज जरूर कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको पर्सनली।